और विशेषताओं में हम लोगों ने क्या क्या देखा था? पहली विशेषता देखी थी आद ऐसे, कौन सी थी? आद दूसरी विशेषता क्या देखी थी हमने इसकी? आज ऐतिहासिक सभ्यता है। इसके अलावा दूसरी कौन सी देखी थी? कल हम लोगों ने बात करी थी कि ये जो सभ्यता थी, इस सभ्यता का जो आकार था वो कैसा था? आकार त्रिभुजा, लगभग 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति जैसी थी क्या हमारी हड़प्पा सभ्यता। इसके अलावा हमने कल त्रिभुजाकार आकृति बनाकर भी देखी थी। हमने देखा था कि इसका पश्चिमी जो सीमा थी वो सूता गैंडोर तक लगती थी, है ना। पूर्वी जो सीमा थी वो आलमगीरपुर तक लगती थी। उत्तरी जो सीमा थी वो मांडा तक लगती थी, जम्मू एंड कश्मीर। और दक्षिणी जो सीमा थी वो महाराष्ट्र के तहमाबाद तक लगती थी। और ये सारे एरिया किसी न किसी नदी के क्या थे? तट पर। जैसे सूता गैंडोर, कांस नदी, तहमाबाद, नीचे गोदावरी, ऊपर मांडा चिनाब नदी, और पूर्व में आलमगीरपुर हिंडन नदी। ये सारे किसी न किसी नदी के क्या थे? तट पर। अगर आगे की विशेषता देखें तो ये सभ्यता बेटा एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। कैसी थी? कांस्ययुगीन सभ्यता, ये भी इसकी एक विशेषता है। अब देखो हमारे यहाँ जिस सभ्यता में या जिस कल्चर में जिस धातु का प्रयोग किया जाता है उसको वही बोलते हैं। जैसे वर्तमान में लोहयुगीन चल रही है, क्योंकि हम ज्यादातर चीजें किस चीज में बना रहे हैं? निर्मित कर रहे हैं लोहे में। तो इन लोगों की सभ्यता कांस्ययुगीन, शायद इन्होंने कांस्य का प्रयोग ज्यादा किया हो, लेकिन बेटा ये कांस्ययुगीन इसलिए नहीं थी कि कांस्य का यूज करते थे। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में कि हड़प्पा वासियों ने, इन लोगों ने सर्वाधिक किस धातु का प्रयोग किया, सर्वाधिक यूज की जाने वाली धातु, तो बेटा तांबा था। क्या था? तांबा। कांसा नहीं था, तो ताम्रयुगीन होनी चाहिए। लेकिन सभ्यता की विशेषता क्या है? कांस्ययुगीन। तो कांस्ययुगीन क्यों नाम दिया, ताम्रयुगीन क्यों नहीं दिया? इन्होंने इतने बड़े पैमाने पर तांबे का प्रयोग किया है कि तांबे के रथ तक मिले खुदाई में। खुदाई में क्या मिले? तांबे के रथ मिले, यानी रथ भी तांबे के बनाते थे। हर वस्तु का बनाते थे तांबे की, लेकिन फिर भी ये सभ्यता ताम्रयुगीन कहलाकर क्या कहला रही है? कांस्ययुगीन। वो इसलिए कहला रही है क्योंकि पहली बार कांसे का निर्माण हड़प्पा वासियों ने किया था। ये हड़प्पा वासियों का पहला एक्सपेरिमेंट था। तो एग्जाम में पूछता है जो कांसा होता है, क्या होता है? कांसा। ये किन 2 धातुओं से मिलकर के बनता है? तो किन धातुओं से मिलकर बनता है? तांबा प्लस टिन। जब तांबा प्लस टिन मिलेगा तब क्या बनेगा? कांसा। एग्जाम्स में आपको फंसा देगा, लैंग्वेज ट्रैक कर देगा। हमेशा एग्जाम्स में क्वेश्चन टफ नहीं होते, लैंग्वेज ट्रैक होती है, जान बिछाता है भाषा से। जैसे कांसा, निम्न में कौन एक सत्य है, सही है? ऑप्शन ए बना दिया, ऑप्शन बी बना देगा। कांसा इक्वल टू होता है तांबा प्लस जस्ता, ऑप्शन सी बना देगा। कांसा बराबर होता है सोना प्लस चांदी, और ऑप्शन बी बना देगा कांसा होता है तांबा प्लस पीतल। निम्न में से कौन एक कथन सत्य है? तो लैंग्वेज का इशारा है, याद रखना। यहाँ पर राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। पहली बार कांसे का निर्माण जो किया गया वो पूरे विश्व में हड़प्पा वासियों के द्वारा किया गया। पूरे विश्व में, ऑल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में पहली बार अगर कांसा बनाया है तो किसने बनाया? हड़प्पा वासियों ने बनाया। और ये इनका पहला लाइफ का एक्सपेरिमेंट था। इसीलिए इन्होंने इस सभ्यता को किसके नाम से फेमस किया है? कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से फेमस किया। तो ये बात समझ में आ गई, इसकी विशेषता थी। इसके बाद अगर उसकी विशेषता देखें तो इसकी बहुत फेमस विशेषता थी नगर नियोजन प्रणाली। कौन सी विशेषता थी? नगर नियोजन प्रणाली। यानी आज से जो 4000-5000 साल पहले लोग रह गए, उन लोगों का सिस्टम बस्ती बसाने का आज से भी ज्यादा अच्छा था। कैसा था? एग्जाम में लैंग्वेज टाइप फिटेगा यहाँ से, निम्न में कौन एक कथन सत्य है और कौन एक कथन असत्य है।
तो देखो इन लोगों ने जो भवन बनाए थे, यानी मैं कहूँ नगर नियोजित करना, सिस्टम बनाना, तो नगर इन्होंने इस हिसाब से बनाए थे। पहली बात, इन्होंने अपने हर एक एरियाज को दो भागों में बांटा था, पूर्वी और पश्चिमी, जिसको हम बोलते हैं पूर्वी टीले और पश्चिमी टीले। तो इस टाइप से आप बना सकते हो कि इन्होंने अपने नगर को कैसे कर लिया, जो पश्चिम की तरफ है वो पश्चिमी टीला और जो पूर्व की तरफ है वो पूर्वी टीला, दो भागों में बांट दिया। सबसे पहली बात नगर नियोजन में। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी नगर नियोजन प्रणाली के तहत इन दोनों क्षेत्रों का बैलेंस किया। जैसे दोनों में डिवाइडेशन कैसे होगा, विभाजन, कि ये वाला पश्चिमी टीला है और ये वाला पूर्वी टीला है, यहाँ कौन लोग रहेंगे और यहाँ कौन लोग रहेंगे। तो इन्होंने क्षेत्र को इस हिसाब से बंटवारा किया। बात समझ में आ रही है। जो पश्चिमी टीले थे वहां पर भवन ऊंचाई पर, वहां पर भवन कैसे होंगे, ऊंचाई पर, और जो पूर्वी टीलों पे भवन मिले वो कहां मिले, नीचे पे। आज भी हमारे ये वाली पद्धति यूज नहीं होती, यानी पूर्वी टीले के जो भवन है वो हमेशा ऊंचाई पर, और वो पश्चिमी टीले के जो भवन है वो हमेशा ऊंचाई पर, और पूर्वी टीले के जो भवन है वो कहां पर। इसका मतलब समाज को बांट लेना। इसका मतलब शायद पश्चिमी टीलों पर अच्छे वर्ग के लोग रहे होंगे और पूर्वी टीलों पर सामान्य वर्ग के लोग रहते होंगे। तो इसका मतलब ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि यहाँ पर कमर्शियल लोग रहते होंगे, वाणिज्य लोग, और यहाँ पर शायद जनरल लोग निवास करते होंगे, इसको हम बोलते हैं सामान्य वर्ग। कैसा वर्ग, सामान्य वर्ग, जनरल जो होता है ना हमारे यहाँ। तो अब इसका कोई आधार खाली ऊंचाई नीचाई नहीं है। तो बेटा खुदाई में जब एविडेंस मिले, बस्तियां मिली, तो पूर्वी टीले पर जो भवन मिले, ये भवन मिले छोटे छोटे, कैसे मिले, छोटे छोटे और एक मंजिल के। और पश्चिमी टीलों पर जब खुदाई हुई और पश्चिमी टीलों में जो भवन मिले वो कैसे मिले, कई कई मंजिलों के और बड़े बड़े। जैसे हम कहें हमारे यहाँ सामान्यतः जो हमारे नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं लोग, वो घर में एक गेस्ट रूम और एक बेडरूम, लैट्रिन बाथरूम किचन, जिसमें एक आंगन एक दालान बस बन गया। लेकिन जो हमारे यहाँ अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, उन लोग यहाँ आप देखो कि गेस्ट रूम भी बहुत बड़ा है ना, अंदर बेडरूम भी कई, उसके ऊपर भी। तो इसका मतलब क्या है, इनके पास शायद संसाधन ज्यादा है, इनके पास संसाधन क्या है, कम है। तो इससे ये आइडिया लगाया गया कि इधर के जितने भी भवन मिले वो कई मंजिल के मिले, अच्छे कई कमरों के मिले, अच्छे मिले, और इधर के जितने भी मिले वो कैसे मिले, नीचाई पर मिले, 2 रूम के मिले, कहीं एक सिंगल रूम का मिला। इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं शायद हड़प्पा सभ्यता में भी वाणिज्य वर्ग का शासन रहा होगा, क्योंकि शासित वर्ग हमेशा ऊपर रहता है और शोषित वर्ग हमेशा नीचे रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो वर्ग था हड़प्पा सभ्यता का, इसमें जो वाणिज्य वर्ग था, इसी के वो हाथ में क्या रही होगी, कंट्रोलिंग पावर रही होगी शासन में करने की। लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं नगर नियोजन में, तो कुछ एरिया ऐसे थे जिनको वो इसमें बांट नहीं पाए, अपवाद, एक्सेप्शंस, यानी कुछ ऐसे एरिया जिनको वो बांटना चाह रहे हैं ऊंचाई और नीचाई में, लेकिन क्षेत्र विशेष ऐसा है कि वो पूर्वी और पश्चिमी दोनों कैसे हो जा रहे हैं, समान। तो वही एग्जाम में पूछा है, निम्न में से किस एक स्थान पर हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली विफल हो जाती थी, और 4 आपका समझाना क्या कर देगा। तो अपवाद कौन से थे, याद रखना, अपवाद, एक्सेप्शंस होते हैं। अपवाद थे चनहुडड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा, कुछ एरिया ऐसे थे जहां पर नगर नियोजन प्रणाली क्या हो जाती थी, असफल, अर्थात वहां पर चनहुडड़ो में क्षेत्र कैसा था, ऐसा, कालीबंगा में भी क्षेत्र कैसा था, ऐसा, और धौलावीरा में भी क्षेत्र कैसा था, ऐसा। यानी आप कह सकते हो कि पश्चिमी टीले और पूर्वी टीले, पश्चिमी टीले और पूर्वी टीले कैसे हो गए,
एक समान हो गए, ये उस क्षेत्र को बांट देता है ऊंचाई और नीचाई। बेटा ये जो कालीबंगा है ना, याद रखना, कालीबंगा जो है ना इसको बोलते हैं काली चूड़ियां। बंगा का मतलब क्या होता है? चूड़ियां, है ना। ये धौला नीला है ना, धौला का अर्थ होता है सफेद, नीला का अर्थ होता है कुआं। तो सफेद कुआं, कुएं का मतलब वाटर। तो याद रखना, हड़प्पा सभ्यता में एक उन्नत जल प्रणाली कहां से मिली है? कुआं, कुएं का मतलब उन्नत जल प्रणाली, एक विकसित जल प्रणाली यहीं से मिली। अब अगर हम बात करें ये जो नगर को नियोजित करते थे, आगे इसमें हम देखें तो हमने देखा है कि इतिहासकार बताते हैं कि इस हड़प्पा सभ्यता में सड़कें हमेशा एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, समकोण पर काटती थी सड़कें। तो समकोण पर कैसे करके काटेंगी? देखो देखो, ये जो नगर नियोजन प्रणाली थी ना, उसमें इस टाइप से बताया है। सड़कें एक दूसरे को काट पे काटती थी 90 डिग्री पर। हमारे यहाँ मोस्टली 90 डिग्री पर सड़कें चौराहे पे काटती हैं। वर्तमान समय में अगर मैं बात करूं कि सड़कें हमारे यहाँ 90 डिग्री पर कब काटती हैं? चौराहे पर। हड़प्पा सभ्यता में मोस्टली सड़कें कहाँ पे काटती थी? सब काटती थी 90 डिग्री पर। इसके अलावा जो भवन बनाए जाते थे तो भवनों के दरवाजे दोनों तरफ खुलते थे। जैसे अगर मैं बनाऊं, ये रोड है और एक ये रोड है, इसके सारे अगर कोई एरिया बसेगा, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक इसके सारे बनेगा, एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक। तो आगे जब जाएंगे तो आगे ये दरवाजा खुलेगा और ये पैर हो जाएगा, ये गली, ये क्या है? स्ट्रेट गली। इस स्ट्रीट में इधर का दरवाजा भी खुलेगा और उधर का भी खुलेगा और आगे चलकर ये मिल जा रहा है। तो आगे फिर मकान कैसे बनेंगे? अब इनके दरवाजे जल्दी में जल्दी खुलेंगे और रोड बनेगी। ऐसे ही इन्होंने इधर बनाया था सिस्टम। ऐसे सिस्टम क्या था? इधर था भवन जो बनते थे, भवन को इस प्रकार से बनाया था उन्होंने कि भवन दोनों दरवाजे, घरों के दरवाजे कैसे बनते थे? दोनों। देखो एक साइड में दरवाजा खुलेगा, एक साइड ये खुलेगा, एक साइड ये खुलेगा, एक साइड ये खुलेगा ना। ऐसे एक साइड ये खुलेगा और एक साइड ये खुलेगा। इधर भी पीछे गली एक साइड ये खुलेगा। इसमें 3 जगह से खुल रहा है, इसमें 3 जगह से खुल रहा है, इसमें देखो 2 जगह से खुल रहा है, इसमें 2 जगह से खुल रहा है, इसमें देखो इधर इधर और इधर, इधर और इधर, इधर और इधर, इधर और इधर। कम से कम दरवाजे घरों के दोनों साइड खोलेंगे, सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेंगी। इस प्रकार से इन्होंने अपने नगर को क्या किया था? नियोजित। और इस पूरे नियोजन प्रणाली को बोलते हैं बेटा ग्रिड पद्धति। क्या बोलते हैं इसको? ग्रिड पद्धति। जैसे अगर एग्जाम में पूछा किस मेथड से, तो आप बताओगे ग्रिड मेथड। हड़प्पा वासियों ने अपने नगर को नियोजित किया था। किस मेथड से किया था? नियोजित मतलब प्लानिंग, प्लान किया। तो कौन सा मेथड यूज किया? तो मेथड यूज किया था ग्रिड मेथड। और ग्रिड मेथड क्या होता है? ग्रिड मेथड होता है जिसमें भवन कम से कम दरवाजे दोनों ओर खुले, मतलब 3 ओर 4 ओर, और सड़कें हमेशा एक दूसरे को काटेंगे 90 डिग्री पर। नालियों की व्यवस्था सुदृढ़ हो। कैसी हो? सुदृढ़, अच्छी। इसका मतलब हड़प्पा सभ्यता में जल भरने का सिस्टम नहीं था। मैं भी पॉसिबल, जैसे इतिहासकारों ने कहा, हमारे यहाँ 2 घंटे बारिश हो जाए तो सब पूरा एरिया क्या हो जाता है? डूब जाता है। लेकिन वहां पर कह रहे हैं कि वहां पर नालियां कैसी थी? सुदृढ़ थी, अच्छी थी। इस हिसाब से उन्होंने ग्रिड पद्धति को क्या कर दिया था? फॉलो कर दिया था। अब अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन के पश्चात और क्या विशेषता थी इसमें? बेटा इसकी विशेषता थी ये शांति प्रिय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? शांति प्रिय। शांति प्रिय का मतलब एक ऐसी सभ्यता जिसकी खुदाई में 1400-1500 बस्तियां मिल गई। अब वर्तमान समय तक कितनी खुदाई हो चुकी? 1400 से लेकर 1500 बस्तियां मिल गई। किसी भी बस्ती से किसी प्रकार का कोई वेपन्स नहीं मिला, कोई हथियार नहीं मिला, चाकू, बंदूक, गोली, कुछ भी नहीं मिला, ना कि ये तक कुश्ती के लठ। इसका मतलब ये लोग आपस में लड़ाई नहीं करते थे और कैसे थे? बहुत ज्यादा शांति थे। तो हमारे यहाँ ये सबसे ज्यादा शांति के कल्चर में क्या किया गया है?
माना गया है। इसके किसी भी बस्ती से जाकर के वेपन्स प्राप्त नहीं हुए, कहीं से खुदाई में नहीं मिले। तो देखो ये एकदम शांति प्रिय थी, कहीं से कोई वेपन्स प्राप्त नहीं हुए। अब अगर हम आगे बात करें कि ये जो कल्चर था जो एकदम शांति प्रिय था, इतना बढ़िया था, तो उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां दी, क्या क्या किया। तो देखो इनकी जो आर्थिक व्यवस्था थी बेटा हड़प्पा वासियों की, अगर मैं कहूँ आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था जानते हैं ना, इनकी आर्थिक व्यवस्था कृषि पर डिपेंड थी। किस पर थी? आर्थिक व्यवस्था कृषि प्रधान थी। अब देखो यहां से समझो, एक स्टेटमेंट में कह रहा है हड़प्पा वासियों की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान थी, दूसरे में कह रहा है विशेषता में यह एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय का मतलब शहरी, यह एक नगरीय या शहरी सभ्यता थी। इट मीन्स लोग शहरी थे, कल्चर नगर का था, लेकिन कामकाज क्या करते थे? खेती। क्या करते थे? खेती। जस्ट उल्टा आज हमारे यहाँ खेती कौन करता है? जो शहर से क्या है आउट, है ना। तो देखो यहाँ एक अपवाद टाइप में नजर आ रहा है, लोग शहरी हैं लेकिन काम ग्रामीण वाला कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ खेती कौन करते हैं? हमारे यहाँ जब बात होती है शहर और गांव में अंतर की, तो हम डिफाइन करते हैं कि भाई शहर एक ऐसा स्थान होता है जहां पर 75% पॉपुलेशन गैर कृषि कार्य में संलग्न हो, तब वो शहर बनेगा, पहली कंडीशन। और यहाँ पर हम क्या करें? 100% लोग क्या कर रहे हैं? खेती, संलग्न कायम है खेती में, और व्यवस्था कैसी है? शहरी। तो ये तो अपवाद है। इसका मतलब हमारे माइंड में साइकोलॉजी है कि खेती ग्रामीण क्षेत्र के लोग कर सकते हैं। बेटा खेती ग्रामीण क्षेत्र के लोग नहीं, खेती कोई भी कर सकता है। और जब शहरी लोग खेती करते हैं तो आधुनिक पद्धति के माध्यम से करते हैं, नवीन टेक्नोलॉजी से करते हैं और अच्छी खेती करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ग्रामीण वाला ही खेती करेगा, खेती कोई भी कर सकता है। ये सभ्यता शहरी थी, लेकिन सारे के सारे लोग क्या करते थे? खेती। अब जब खेती करते थे तो इनकी मुख्य खाद्य फसल क्या थी? क्या खाते थे? क्या बोलते थे? याद रखना, इनकी यानी हड़प्पा वासियों की मुख्य खाद्य फसल गेहूं और जौ। एग्जाम पूछता है हड़प्पा वासियों की मुख्य खाद्य फसल थी। ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी जौ, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो याद रखना दोनों थी, गेहूं और जौ दोनों को खाते थे। ये मुख्य खाद्य फसल के रूप में क्या होती थी? प्रयोग। और याद रखना जब कभी भी खेती बड़े पैमाने पर होती है तो पशुपालन गौण होता है। ऐसा नहीं हो सकता है खेती हो रही हो पशुपालन ना हो, थोड़ा होगा। गौण का मतलब होता है कम पैमाने पर, और मुख्य का मतलब होता है बड़े पैमाने पर। तो बड़े पैमाने पर तो कृषि कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था का थोड़ा सा हिस्सा पशुपालन के ऊपर भी क्या करता है? डिपेंड करता है। इसके अलावा अगर हम देखें कि ये लोग गेहूं और जौ की खेती करते थे, लेकिन कुछ हड़प्पा वासी चावल की भी खेती करते थे। तो एग्जाम्पल वैसे कुछ पूछता है चावल की भूसी या धान की भूसी के साथ कहां से मिले? तो याद रखना बेटा मुख्य खाद्य फसल तो गेहूं और जौ थी, लेकिन रंगपुर और लोथल कहां के? रंगपुर और लोथल। मैंने आपको बताया लोथल में ना एक बंदरगाह है, प्राचीन काल का बहुत बड़ा प्रसिद्ध बंदरगाह, और ये दोनों ही एरिया गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात। तो रंगपुर और लोथल से हस्क ऑफ पैडी यानी धान की भूसी ये प्रमाण मिले। इसका मतलब गुजरात के क्षेत्र में जो हड़प्पावासी निवास करते होंगे वो लोग चावल की भी खेती क्या करते होंगे। तो एग्जाम पूछेगा इस क्षेत्र के निवासी हड़प्पावासी चावल से परिचित थे, तो विशेषकर कहां से? रंगपुर और लोथल। या राज्य पूछेगा तो गुजरात के हड़प्पावासी चावल की खेती क्या करते थे? क्योंकि खुदाई में वहां से धान की भूसी के प्रमाण मिले। अब हमने बात करा पशुपालन थोड़ा सा गौर था। हड़प्पा सभ्यता के किसी भी पुरास्थल से गाय के कोई साक्ष्य नहीं मिले, अर्थात
इस सभ्यता से गाय काउ गांव के कोई साक्ष्य या कोई प्रमाण नहीं मिले हैं, परंतु ये लोग निश्चित ही गाय से परिचित रहे होंगे। अब तो स्टेटमेंट क्या है, हड़प्पा सभ्यता के किसी भी पुराने स्थल से खुदाई में गाय की हड्डियां, गाय की सींग, गाय का कोई भी एविडेंस प्राप्त नहीं हुआ है। किसी भी बस्ती से 1400-1500 बस्तियां खुली हैं, कहीं से गाय की हड्डियों के कोई प्रमाण नहीं मिले। लेकिन क्या निश्चित ही कंफर्म ये गाय से क्या रहे होंगे, ऐसा कैसे हो जाएगा? क्योंकि कुंवरदार बैल के प्रमाण मिले। क्या मिले? कुंवरदार बैल की हड्डियों के प्रमाण वहां से मिले, सुकोतरा क्षेत्र से, है ना, सिकोवर भी। इसका मतलब बैल कहां से आएगा? सिंपल सी बात है, जब बैल है तो बैल को जन्म कौन देगा? गाय। लेकिन वो एक अलग बात है कि हमने खुदाई इतना लेटेस्ट स्टेज में की कि हमें वो हड्डियां कुछ अस्तित्व कोई प्रमाण मिल नहीं पाए, लेकिन कुंवरदार बैल की हड्डियां ये प्रमाणित करती हैं कि ये लोग निश्चित ही गाय से क्या रहे होंगे, परिचित। अब क्या हड़प्पा सभ्यता व्यापार करती थी? तो बेटा ये अपने समकालीन सभ्यताओं के साथ व्यापार करती थी। मेसोपोटामिया और फारस, दो सभ्यताएं इसके पास में थी, जिसको हम बोलते हैं इराक और ईरान। एक आज का इराक और एक आज का ईरान। अगर मैं व्यापार की बात करूं तो हड़प्पा वासी अपने समकालीन यानी अपने समय की सभ्यता मेसोपोटामिया और फारस की सभ्यता के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंध रखते थे। तो जो हड़प्पावासी थे, इन हड़प्पावासियों का अपने पास के कल्चर, देखो मेसोपोटामिया का मतलब आज का इराक, है ना, और देखो मेसोपोटामिया का मतलब आज का इराक और फारस का मतलब आज का ईरान। इन दोनों देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे, लेकिन मुद्रा कहीं से नहीं मिली। हड़प्पा सभ्यता में खुदाई में कहीं से मुद्रा के साक्ष्य नहीं मिले। तो फिर ये व्यापार कैसे कर लेते थे? व्यापार का आधार क्या था? जो कह रहा है स्टेटमेंट कि हड़प्पावासी अपने समकालीन सभ्यताओं के साथ घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों में क्या थे, लिप्त। व्यापार होता था और इस बात की पुष्टि कैसे हुई? मोहरों से। उधर की मोहरें इधर मिली और इधर की मोहरें उधर मिली, तो ये व्यापार का संबंध स्थापित हो गया कि जो मोहरें इराक और ईरान में चलती थी वो भारत में पाई गई, और जो भारत में चलती थी वो कहाँ पाई गई? इराक और ईरान में। और मोहरें काय की बनती? सैल खड़ी की। ये भी याद रखना, मोहरें काय की बनती थी? सैल खड़ी। सैल खड़ी जिसको बोलते आ जाओ उसको बोलते हैं सैल खड़ी। तो बेटा यहाँ पर जो व्यापार कर रहे हैं, इस व्यापार का आधार था वस्तु विनिमय प्रणाली। हड़प्पावासी किस आधार पर व्यापार करते थे? हड़प्पावासी बार्टर सिस्टम के आधार पर वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर व्यापार किया करते थे। व्यापार किया करते थे। अब देखो तीन शब्द होते हैं, एक होता है व्यापार, एक होता है वाणिज्य और एक होता है व्यवसाय। जब कभी हमें वस्तु से वस्तु बदलने को मिल जाए, ऐसा सिस्टम कहलाता है बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली।
जब कभी हम मुद्रा से वस्तु या सेवाओं को खरीदते हैं या बेचते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मौद्रिक विनिमय, जिसके लिए यूज करते हैं वाणिज्य शब्द। और जब कभी हम इन दोनों का मिला जुला स्वरूप यूज कर लेते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? व्यवसाय बोलते हैं। तो अभी यहाँ पर व्यापार की बात हो रही है, वाणिज्य और व्यवसाय की बात नहीं। इसके अलावा अगर हम देखें तो हड़प्पा वासी वो लोग थे जिन्होंने सबसे पहली बार कपास का उत्पादन किया था ऑल वर्ल्ड में। कपास का उत्पादन इन्होंने ही किया। कपास जानते हैं? कॉटन। कपास का मतलब क्या है? कॉटन। और इसी कपास को यूनानियों ने सिंदन कहा था। कपास को सिंदन कहकर पुकारा था। तो हड़प्पा सभ्यता थी, मिल गई, इसके साक्ष्य देख लिए, फिर हमने इनका नगर नियोजन प्रणाली देख ली, नामकरण देख लिया, सब कुछ देख लिया। अब हम बात करेंगे ये इतना मजबूत कल्चर एकदम से खत्म कैसे हो गया? पतन। जब ये सब कुछ था, सिस्टम बना हुआ था, और पूरा सिस्टम एकदम से बना बनाया क्या हो जाए? बिखर जाए, बर्बाद हो जाए। तो इसके पतन का रीजन क्या था? क्यों हड़प्पा वासियों का क्या हो गया एकदम से पतन? इस पर बात करेंगे बेटा कल।